पूरे देश में प्रत्येक वर्ष जो है 14 जनवरी और कुछ जगहों पे 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष जो है खाने की चीज़ें दी जाती हैं, या हर क्षेत्र में कुछ अलग अलग तरीक़ों से एक विशेष खाने की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस दिन लगभग प्रत्येक घर में खिचड़ी खाई जाती है, गुड़ और तिल से बने हुए मिठाइयाँ खाई जाती हैं, दही चूड़ा खाया जाता है, या खिचड़ी में विशेष रूप से मूंग और उड़द की खिचड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों के पीछे, और क्या वास्तव में ये वैज्ञानिकता की कसौटी पे खरा उतरता है, या केवल महज एक धार्मिक अंधविश्वास है? इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जहाँ तक मकर संक्रांति की बात है, तो मकर संक्रांति का त्यौहार हजारों सालों से मनाया जाता रहा है, और यह एक ऐसा मौका है जब सूर्य मकर रेखा को पार करके उत्तरायण होते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष को 2 अयन और 6 ऋतुओं में बांटा गया है। जो 2 अयन होते हैं वो दक्षिणायन होते हैं और उत्तरायण होते हैं, और जो 6 ऋतु होते हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और प्रत्येक ऋतु का अलग अलग महत्व होता है। वात, पित्त और कफ जो है प्राकृतिक रूप से अलग अलग ऋतुओं में इनकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और इसी के आधार पर जितने भी आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल हैं या दिनचर्या या ऋतुचर्या है, इन सारी चीज़ों पे आधारित है। यानी कि किस ऋतु में वात बढ़ता है, किस ऋतु में पित्त बढ़ता है और किस ऋतु में कफ बढ़ता है, पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल आयुर्वेद का इसी पे डिपेंड करता है। तो जहाँ तक बात है मकर संक्रांति की, तो हमने बताया कि मकर संक्रांति में सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं। तो उत्तरायण होने के साथ ही जो है सूर्य की किरणें तेजी से धरती पे पड़ने लगती है, विशेष रूप से हमारे कंट्री में, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्थ ग्लोब में आते हैं। और जब सूर्य की तीव्रता बढ़ती है तो उसके साथ साथ रुक्षता भी बढ़ने लगती है। जो शीत ऋतु होती है यानी कि हेमंत और शिशिर, इस समय जो कफ का संचय बहुत तेजी से होता है, और जब उत्तरायण होने लगते हैं तो कफ जो संचित हुआ है शीत ऋतु में, वो कफ पिघलने लगता है, और यही पिघला हुआ कफ जो है बहुत से कफज आदि रोगों का कारण बनता है। और इसी वजह से इस कफ को जो है शमन करने के लिए, शांत रखने के लिए मकर संक्रांति में जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं खाने के लिए, वो इसी बढ़े हुए कफ को शांत करने के लिए होती हैं। जैसे कि गुड़ बताया जाता है, गुड़ और तिल, तो इसकी जितनी भी मिठाइयाँ बनती है, तिल के पेड़े बनते हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जो, चाहे गुड़ हो या तिल हो, ये दोनों की तासीर जो है गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से बढ़े हुए कफ को जो है शमन करते हैं। उड़द की बात की जाए तो उड़द का भी तासीर गर्म होता है, साथ में उड़द जो है प्रोटीन का भी एक रिच सोर्स होता है। इस वजह से भी उड़द आदि जो दालें हैं उनका सेवन ज़्यादा किया जाता है। बहुत से लोग दही और चिवड़ा खाने के शौकीन होते हैं, तो जो चिवड़ा है वो बहुत ही लघु होता है और उसका पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। और जो दही है, दही के बारे में एक आम धारणा है कि ये जो ठंडा होता है, इसलिए अधिकांश जगहों पे आप देखेंगे तो दही जो है गर्मी के दिनों में लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि अगर शास्त्रीय अवधारणा इसकी है कि जो गाय का शुद्ध दही है वो उष्णबेरी होता है, यानी कि उसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए आयुर्वेदिक सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध जो गाय का दही है उसको हमेशा शीत ऋतु में या ठंडे मौसम में खाने की सलाह दी गई है। यही सारी वजहें हैं कि खिचड़ी के समय जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो उष्णबेरी होती हैं, यानी कि कफ के शमन के लिए की जाती हैं। साथ में 2-3 चीज़ें और अगर आधुनिक दृष्टि से बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं जितने भी हैं, चाहे तिल है, चाहे मूंगफली है या गुड़ है, इन सब में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आयरन होते हैं, दही में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें इन खाने की चीज़ों में मिल जाती हैं। जितनी दालें हैं या दही हैं, ये सब प्रोटीन के रिसोर्स होते हैं, तो ये सब जो है डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा इनका रोल होता है। तो यही वजह है कि खिचड़ी के समय यानी मकर संक्रांति के समय इन स्पेशल टाइप्स के जो है फूड का प्रावधान किया गया है, और ये हजारों सालों से चला आ रहा है।